हेलो बच्चों, वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटो 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद अवर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और हम पहुंचे थे गैमेटोजेनेसिस तक। हमने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द oogenesis। ठीक, The process of formation of mature female gamete is called as oogenesis। जैसा हमने देखा था कि the process of formation of mature male gamete is spermatogenesis, वैसे ही एक फीमेल्स में भी प्रोसेस होती है गैमेट फॉर्मेशन की, जिसे oogenesis कहा जाता है, which is markedly different from spermatogenesis। oogenesis और spermatogenesis दोनों अलग अलग होते हैं। Oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage when a couple of million gametes mother cell oogonia are formed within each fetal ovary। ये मार्क्ड डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में स्टार्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बट oogenesis फीमेल्स में कब स्टार्ट होता है? oogenesis फीमेल्स में स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली स्टेज में फीमेल्स में बहुत सारे यानी कि मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल यानी कि जिनसे आगे चल के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और ये गैमेट मदर सेल मेल्स के केस में थे स्पर्मेटोगोनिया, तो फीमेल्स के केस में क्या होगा बच्चों? ओगोनिया। ठीक है, तो फीमेल्स में जो गैमेट मदर सेल होती है ओगोनिया, ये मिलियंस ऑफ नंबर में बन जाती है। ठीक है, फीटस की ओवरी में। फिर नो मोर ओगोनियाज आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर दी बर्थ के समय पर मिलियंस ऑफ, अगर हमने बोला है कि 10 लाख ओगोनिया बन गए हैं, तो बर्थ के बाद में 10 लाख ही रहेंगे। इनमें नंबर डिक्रीज हो सकता है पर नंबर इंक्रीज नहीं होगा। These cells start division and enter into the prophase first of meiotic division। इन सेल्स में डिवीजन स्टार्ट होता है। नॉर्मली सबसे पहले ये सेल्स जो है वो माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करने के बाद में मियोसिस स्टार्ट करेंगे। तो जब ये मियोसिस करेंगे, देखिए क्या होगा यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में ये गैमेट मदर सेल है, सबसे पहले ये माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करने के बाद में अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। तो इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया, फिर इन्होंने एक बार और डिवीजन किया और इन oogoनियाज ने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। ये क्या बने हैं यहाँ पर? oogonia। कितने? कपल ऑफ मिलियन ड्यूरिंग दी फीटल लाइफ। कुछ oogonia गए यहाँ ग्रोथ के लिए, इस oogonia ने ग्रोथ कर लिया, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, क्या कहा जाएगा इसको? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte जो है, दिस विल अंडरगो द मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जब करेगा तो मियोसिस फर्स्ट में कुछ स्टेप्स होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी स्टेप्स होती हैं। तो व्हेन दिस प्राइमरी oocyte विल एंटर इनटू द मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जब एंटर करेगा, तो याद कीजिए आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोफेज में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें 5 सब स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीनी, पैकेटीनी, डिप्लोटीनी और डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो स्टेज होती है उसमें ये आकर थोड़े समय के लिए अरेस्ट हो जाता है। तो प्रोफेज फर्स्ट की किस स्टेज में अरेस्ट होता है? ये प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीनी वाली जो स्टेज होती है उसमें आकर ये अरेस्ट हो जाता है। क्यों अरेस्ट हुआ है ये इसीलिए अरेस्ट होता है ताकि यहां पर बर्थ हो सके। ठीक है, तो बर्थ के समय पर ये जो प्राइमरी oocyte विच हैज एंटर्ड इनटू द मियोसिस फर्स्ट, ये प्रोफेज 1 स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने कहा कि दिस oocyte हैज स्टार्टेड द प्रोफेज फर्स्ट, मतलब ये अगर मियोसिस करेगा तो मियोसिस कंप्लीट करने के बाद में ये कन्वर्ट होगा इनटू द सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte जो यहां पर बनेगा, उस सेकेंडरी oocyte का जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा हाफ में। तो ये यहां पर क्रोमोसोम का नंबर दैट इज रिड्यूस टू हाफ। तो ये जो नई सेल बनेगी, ये कैसी बनेगी? ये नई सेल हैप्लॉइड बनेगी। क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ मियोसिस फर्स्ट जो है वो होगा। पर अभी क्या कंप्लीट हो गया है मियोसिस फर्स्ट? नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीनी वाली स्टेज में अरेस्ट हो चुका है। क्लियर है? यस। तो मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में गया था एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, और वहां पर टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है। इन्हें कहा जाता है दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी oocyte। जो अरेस्ट हो गए इन्हें हमने क्या कहा? प्राइमरी oocyte।
Each primary oocyte then gets surrounded by the layer of granulosa cells and is called the primary follicle. अब इन primary oocytes को हमें संभाल कर रखना है बॉडी में till the age of puberty. तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा. तो इन प्राइमरी oocytes के आसपास में ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं. तो जब प्राइमरी oocyte के आसपास में ग्रेन्युलोसा सेल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, देन वी विल कॉल इट एज द प्राइमरी फॉलिकल. क्लियर? अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारी संख्या में ये फॉलिकल जो है वो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक में डिजेनरेट हो चुके होते हैं. ठीक है, बर्थ होता है, बर्थ के बाद में फिर 11 ईयर 12 ईयर्स तक क्या होता है, इनमें डिजेनरेशन होता है. डिजेनरेशन होने के बाद में ये सिर्फ बचते हैं प्यूबर्टी की एज तक 60,000 to 80,000. ठीक है, तो सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो हर ओवरी में बचे हैं. तो अगर 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे हैं, मतलब 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes बचे हैं हर ओवरी में. ठीक है, The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and it is called as the secondary follicle. अब इस प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte जो है वो और दूसरी लेयर्स के थ्रू सराउंड होता है. तो जब ये और ज्यादा लेयर्स के थ्रू सराउंड हो जाता है, तब हम उस फॉलिकल को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी फॉलिकल. ठीक, डायग्राम थोड़ा सा हम अगर देखें इसका ओवरी के स्ट्रक्चर में, तो ये हमने बोला है दिस विल बी द प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है. फिर प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके आसपास में और लेयर्स डिपॉजिट हो जाएंगी, तो इसे हम कहने लगेंगे दिस इज अवर सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल के आसपास में और लेयर्स डिपॉजिट हो जाएंगी, दिस विल बी कॉल्ड एज द टर्शियरी फॉलिकल. टर्शियरी फॉलिकल में एक और चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक कैविटी बनी है और इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम. क्या ये कैविटी खाली है? नहीं जी, ये कैविटी तो फ्लूइड फिल्ड है. कैसी कैविटी है ये? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. क्लियर है? तो यानी कि इस प्राइमरी oocyte के अंदर की तरफ में क्या है, ये है प्राइमरी oocyte, ये है प्राइमरी oocyte, ये क्या है प्राइमरी oocyte, ये क्या है प्राइमरी oocyte है. तो प्राइमरी oocyte के आसपास में यहाँ पर बहुत सारे सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, जिन्हें हमने कहा है ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है. और ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है, ये प्रोटेक्शन दे रही है किसे? प्राइमरी oocyte को. कब तक देगी? टिल द एज ऑफ द प्यूबर्टी. क्लियर है? अब देखते हैं आगे क्या हुआ है यहाँ पर. ठीक है, चलिए. हाँ, तो उसके ऊपर जब सेल्स की लेयर बन गई, हमने उसको नाम दे दिया सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into the tertiary follicle which is characterized by the fluid filled cavity called as antrum. देख लिया ये हमने. The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. अब जो theca layer है, यानी कि सेल्स की जो बनी हुई लेयर है, जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी. अंदर वाली जो रहेगी उसे हम कहेंगे थीका इंटरना, बाहर वाली जो रहेगी उसे हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना. अब यहां पर हम बताएंगे कि एट दिस स्टेज जो प्राइमरी oocyte था टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, वो प्राइमरी oocyte जो है वो धीरे धीरे से अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद में वो टर्न हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी oocyte में. पर यहां पर जो डिवीजन हुआ है दैट डिवीजन इज अनइक्वल डिवीजन. देखिए, ये प्राइमरी oocyte था, अरेस्ट हो गया था ये प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिनी में. तो जब प्यूबर्टी की स्टेज आएगी, तो प्यूबर्टी की स्टेज आने पर ये प्राइमरी oocyte जो है वो डिवाइड होगा, अनइक्वल डिवीजन करेगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे दिस इज सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे पोलर बॉडी. ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है दिस इज सेकेंडरी oocyte, और एक यहाँ पर टाइनी पोलर बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन होगा. और ये जो डिवीजन हुआ है ये कैसा है? अनइक्वल डिवीजन है. कैसा डिवीजन है यहाँ पर? दिस इज अनइक्वल डिवीजन. क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसमें. यस, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो बड़ा क्यों बनता है? क्योंकि सेकेंडरी oocyte में क्या रखना है? इट रिटेन्स द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte का साइज बड़ा था क्योंकि ग्रोथ करी थी उसने, तो ग्रोथ करी थी तो उसने साइटोप्लाज्म को अपने अंदर फिल कर लिया था. उतना साइटोप्लाज्म का अपन नुकसान थोड़ी करेंगे, उतना सारा साइटोप्लाज्म हम सिर्फ एक सेल के अंदर डालेंगे. क्यों डालेंगे? क्योंकि स्पर्म के पास में साइटोप्लाज्म नहीं है. स्पर्म माइक्रोगैमेट है और ओवम मेगागैमेट है. क्यों बना है मेगागैमेट? क्योंकि इनिशियली जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो फूड कहां से डिराइव करेगा? वो फूड डिराइव करेगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम.
क्लियर है? तो प्राइमरी oocyte के पास में जितना साइटोप्लाज्म होता है उसमें से मैक्सिमम साइटोप्लाज्म वो किसे दे देगा? सेकेंडरी oocyte को दे देगा। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो रिटेन करके रखता है द साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? यस, जो मैंने आपको बताया कि जाइगोट इनिशियली किससे न्यूट्रिशन डिराइव करेगा? दैट विल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक। Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। At present we are not aware or certain about this। ठीक है, हमें इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अब जो टर्शरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इसमें ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो और बड़ी हो जाती है, और इसमें जो oocyte है, ये oocyte कौन सा है? सेकेंडरी oocyte है। कौन सा oocyte है? ये सेकेंडरी oocyte है। अब देखिए बच्चों क्या बना था यहाँ पर बना हुआ था हमारा सेकेंडरी oocyte। ये देखें हम जरा यहाँ पर, ठीक है, यस। तो ये सेकेंडरी oocyte बन गया था। सेकेंडरी oocyte कैसा है? हैप्लॉइड, और इसके साथ में क्या बनी थी? एक छोटी सी पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte विल स्टार्ट मियोसिस सेकेंड। क्या स्टार्ट करेगा? ये मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करेगा। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करेगा। मियोसिस सेकेंड में ये परफॉर्म करेगा प्रोफेज सेकेंड, परफॉर्म करेगा मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, प्रोफेज किया, मेटाफेज किया, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इस बीच में मेटाफेज सेकेंड में आकर क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज से एनाफेज में गया ही नहीं। तो मतलब सेकेंडरी oocyte से क्या ओवम का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर? नहीं, सेकेंडरी oocyte तो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही रह गया है। उसने ट्राई किया मियोसिस करने का, मियोसिस सेकेंड में उसने प्रोफेज कर लिया, मेटाफेज कर लिया, पर मेटाफेज के बाद में वो एनाफेज में नहीं जा पाया। क्लियर है? क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि सेकेंडरी oocyte जब बना था उसने अपना सेंट्रियोल लूज कर दिया था, और डिवीजन तो तभी पॉसिबल होगा जब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो क्या रीजन है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज सेकेंड में आकर अरेस्ट हो जाता है? क्योंकि उसने अपने सेंट्रियोल्स को खो दिया है, सेंट्रियोल उससे बाहर चला गया है। जब तक स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तब तक यहाँ पर मेटाफेज की स्टेज जो है वो नहीं आगे की तरफ में कैरी फॉरवर्ड हो पाएगी। क्लियर है? ठीक, चले। तो अभी हमने देखा कि जो टर्शरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू दी ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है इट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। सेकेंडरी फॉलिकल जो बना था उसमें एक नई मेम्ब्रेन बनेगी जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, the graphian follicle now ruptures to release the secondary oocyte or ovum from the ovary। ठीक है, तो जब तक secondary oocyte है तब उसके आसपास में एक लेयर बन जाएगी जोना पेलुसिडा, और जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने पर इसमें से ओवम जो है वो बाहर आ जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम के बाहर रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। क्या बोला जाता है इसे? ओव्यूलेशन। Can you identify the major differences between spermatogenesis and oogenesis? Yes, spermatogenesis में कहीं पर भी किसी भी सेल में कोई इंटरप्शन नहीं हुआ है, बट oogenesis में 2 बार इंटरप्शन हुए हैं। एक बार तो इंटरप्शन हुआ था प्राइमरी oocyte में। कब हुआ था? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होने वाला था उसके पहले उसका अरेस्टेशन हो गया था डिप्लोटिनी में। दूसरी बार कब हुआ है? जब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनने वाला था एट द टाइम ऑफ मियोसिस सेकेंड, वो फिर से अरेस्ट हो गया था किसमें? मेटाफेज सेकेंड में। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हुआ था, और oogenesis जो है वो कब स्टार्ट हुआ है? एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो ये मार्क्ड डिफरेंसेस हैं बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्लियर? A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis, ये देख सकते हैं हम diagrammatic representation। ध्यान से देखिएगा कि ये वाली जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है? फीटल लाइफ में हो रही है। फीटल लाइफ में किस चीज का फॉर्मेशन हो गया है? प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ प्राइमरी oocyte की ग्रोथ हो गई है, और इस जगह पर हो गया है बर्थ। यहाँ पर चाइल्डहुड, और जैसे ही प्यूबर्टी अगर आएगी, प्यूबर्टी में होगा हार्मोनल रश। हार्मोनल रश होने की वजह से ये जो यहाँ पर प्राइमरी oocyte है दैट विल स्टार्ट टर्निंग इनटू द सेकेंडरी oocyte। ये बन गया सेकेंडरी oocyte। अनइक्वल डिवीजन हुआ है, बड़ा सेकेंडरी oocyte बनेगा, छोटी पोलर बॉडी बनेगी। ये सेकेंडरी oocyte दोबारा से मियोसिस करना स्टार्ट करता है, पर किस्मत खराब, मियोसिस ये फिर से कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास में सेंट्रियोल एब्सेंट है।
अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो मैडम इसमें अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो क्या फिर कभी ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा क्या? होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन कब होगा? कब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने मियोसिस को रिज्यूम कर पाएगा? ये तब करेगा जब फीमेल बॉडी में स्पर्म का अराइवल होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte until and unless the sperm has been arrived into the female body for fertilization। जब तक फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं आ जाता तब तक ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही रहेगा। इट विल नेवर गोइंग टू चेंज इनटू द ओवम। क्लियर है? ठीक, चलिए, तो ये हमने स्पर्मेटोजेनेसिस तो देख लिया है। ठीक है, हाँ, अब ओवरी के स्ट्रक्चर में एक चीज और बता देती हूं मैं आपको। यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल था, टर्शरी फॉलिकल टर्न हुआ ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम जो है वो बाहर आ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल का कवर बचेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल का कवर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलो कलर की डिजनरेटिंग बॉडी होती है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये याद रखेंगे बच्चों हम, है ना। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो आगे चलकर एक और स्ट्रक्चर बनाता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या कहा जाता है इसे? कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, और क्या देख रहे हैं हम इसमें कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ओवरी एक बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इस बड़े स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ में क्या प्रेजेंट है? इस एरिया को हम बोल देंगे, आउटर वाले एरिया को कॉर्टेक्स, मिडिल वाला जो एरिया है इसे क्या बोल दिया जाएगा? मेड्यूला बोल दिया जाएगा। तो द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या चीजें दिखाई दे रही है आप लोगों को? कॉर्टेक्स में हमें दिखाई दे रहे हैं फॉलिकल्स, मेड्यूला में हमें दिखाई दे रहा है लिक्विड, और उसके साथ में प्रेजेंट है यहाँ पर ब्लड वेसल्स। क्लियर है? ठीक, फॉलिकल्स का फंक्शन क्या है? फॉलिकल्स का फंक्शन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। क्या फंक्शन है इसका? ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। क्लियर है? ठीक है, तो फॉलिकल्स का फंक्शन होता है द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस करना, और कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। क्लियर है बच्चों? ठीक, ओके, चलिए अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं विद द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या स्टार्ट करेंगे हम? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, यस, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किन ऑर्गेनिजम्स में होती है ये ऑर्डर प्राइमेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, जैसे मैम, एप और मंकीज, ये ध्यान रखेंगे हम। मैम से इसकी ट्रिक है, मैम, एप और मंकीज इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ऐसी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्राइमेट्स में होती है उस साइकिल को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। The first menstruation begins at the puberty and it is called as the menarche। प्यूबर्टी की एज होती है हमारी लगभग 15 इयर्स, हम मानकर चलते हैं। तो 15 इयर्स में जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, फर्स्ट टाइम जब बॉडी में पीरियड्स अपीयर होते हैं, तब उस चीज को बोला जाता है मेनार्की। क्या कहा जाता है? मेनार्की। और 55 इयर्स की जो एज होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो उस इवेंट को क्या कहा जाता है? दैट इवेंट इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज। तो अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम 55 की जगह अगर 50 भी लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेनोपॉज की जो एज है दैट वेरीज बिटवीन 55 टू 50। ठीक, तो अब 55 इयर्स की एज में मेनोपॉज आ जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? ये 15 इयर्स की एज में जो है वो स्टार्ट होता है। तो अगर इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास में कितना समय बचेगा? 40 या फिर 35 इयर्स का। तो किसी भी एक महिला में 35 टू 40 इयर्स का जो समय होता है, ये 35 टू 40 इयर्स का जो समय है, दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोला जाता है? दिस फेज इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर है? तो हर एक महिला में एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है दैट वेरीज फ्रॉम 35 इयर्स टू 40 इयर्स, और उसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया है? एज ऑफ मेनोपॉज माइनस एज ऑफ मेनार्की। क्लियर है? ठीक,
अब फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो साइकिल है साइक्लिक वे में चलेगी, हर मंथ में अपीयर होगी। कितने समय बाद अपीयर होती है ये अपीयर होती है 28 टू 29 डेज के बाद में। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्टैंडर्ड हम मानते हैं 28 टू 29 डेज, ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जो डेज है ये वेरी हो सकते हैं। क्लियर है, फीमेल टू फीमेल ये वेरी करते हैं। किसी में आफ्टर द 25 ईयर्स जो है किसी में आफ्टर द 25 डेज जो है वो ये साइकिल अपीयर हो जाती है, किसी में आफ्टर 35 डेज होती है। क्लियर है, तो इट रेंजेस बिटवीन +5 एंड -5। क्लियर है, चलिए। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो एक बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट वाले मंथ में नेक्स्ट वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी, इस पूरे फेज को हम बोलेंगे दिस इज अ फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड और एक ही बार ओव्यूलेशन होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही बार ओव्यूलेशन होना चाहिए। अगर बॉडी में कुछ हार्मोनल इंबैलेंसेस हैं तो उन हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से ड्यूरिंग दी वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल या 28 टू 29 डेज की जो साइकिल होती है उसमें कभी कभार 2 बार ओव्यूलेशन भी हो सकते हैं, पर वो सिर्फ तब होंगे जब कुछ ना कुछ हार्मोनल इंबैलेंसेस हुए हैं। नॉर्मली इस तरीके की घटना नहीं होती है। ठीक, यस, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर शोन इन द फिगर। अभी हम फिगर को देखते हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला वाला फेज कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज सबसे पहला वाला होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है, और ये कितने समय तक चलता है? 3 से लेकर 5 दिन तक चलता है। क्यों होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो? क्यों होती है बॉडी के बाहर ब्लीडिंग? क्योंकि एक लेयर होती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल व्हिच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू दी वेजाइना। हम लोगों ने यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। यूट्रस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी। आउटर मोस्ट वॉज पेरीमेट्रियम, मिडिल वन वॉज मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट वन वॉज दी एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्लड वेसल्स की और ग्लैंड्स की बनी हुई है। तो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। पर अगर ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे से बॉडी में घटने लगेगा तो ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग्स है वो अपनी बॉडी से शेड ऑफ होने लगती है। पहले लिक्विफाई होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में ये शेड ऑफ होने लग जाएगी। और जब ये शेड ऑफ होती है तब हमारी बॉडी से वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स जो है वो रिलीज होती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो लिक्विड बनता है और फिर उसके बाद में ये हमारी बॉडी से वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Menstruation तभी होगा जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया है तो that will turn into pregnancy. Lack of menstruation may be the indicative of pregnancy. अगर menstruation cycle नहीं आई है तो वो प्रेगनेंसी का एक संकेत हो सकती है। However, इसके दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर नहीं आया है तो उसके रीजंस हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस और पुअर हेल्थ या फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी जो है। दिस इज आल्सो द केस इन द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। अब देखते हैं हम जरा यहाँ पर ये चार्ट क्या कहता है। ठीक है, देखिए, चलिए अब देखते हैं ये चार्ट हमसे क्या कहता है। हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहला वाला फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन फेज है। कब तक वेरी करता है ये? इट लास्ट फ्रॉम 3 डेज टू द 5 डेज। क्या होता है इसमें? यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होती है, इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स की शेडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इवेंट कहाँ हो रहा है? यूट्रस में। अब मेंस्ट्रुअल फेज जब चल रहा है, ब्लीडिंग फेज जब चल रहा है, तब ओवरी में क्या हो रहा है? ध्यान से देखेंगे हम, ओवरी में इस समय पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगा है। क्यों स्टार्ट होने लगा है? क्योंकि यहाँ पर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज किस हार्मोन का लेवल हमें थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है? हमें थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है एफएसएच का लेवल। तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल फेज के समय पर किस हार्मोन का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है? एफएसएच का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर ये एफएसएच कम हो जाएगा तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो है वो बंद हो जाएगा ना। तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट तो हमें करवाना है क्योंकि नेक्स्ट वाली साइकिल जो है वो अपीयर होने वाली है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में
यूट्रस में इवेंट चल रहा है कि एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ हो रहा है, ओवरी अगली वाली साइकिल की तैयारी करने बैठ गई है कि यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स है इनका डेवलपमेंट अपन करवाएं। इन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, इन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एफएसएच का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा। क्लियर है? तो ये फॉलिकल्स धीरे धीरे से ग्रोथ कर रहे हैं। अब अगला वाला जो यहाँ पर फेज आता है उसे क्या कहा जाता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा बताइए, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और मैचुरेशन होगा। तो ये जो नेक्स्ट वाला फेज आया है फ्रॉम द 6th डे टू द 13th डे, ये कौन सा फेज होता है, फॉलिकुलर फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। तो दोनों नाम याद करने हैं क्या, मैं सिखाती हूँ ना। फॉलिकुलर फेज अपन बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, तो फॉलिकुलर फेज बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ डेवलपमेंट किसका होगा, डेवलपमेंट होगा यहाँ पर इस एंडोमेट्रियम की लेयर का। तो प्रोलिफरेटिव फेज किस रिस्पेक्ट में बोल दोगे, यूटेराइन इवेंट्स के रिस्पेक्ट में क्या बोल देंगे, प्रोलिफरेटिव फेज बोल देंगे। क्लियर है? तो प्रोलिफरेटिव फेज बोला है क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रोथ करेगी, और फॉलिकुलर फेज बोला है क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स जो है उनका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब जब यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है तो देखिए यहाँ धीरे धीरे से एफएसएच का लेवल कम हो गया, कम हुआ है पर पूरा खत्म नहीं हुआ है। मींस व्हाट कि फॉलिकल्स धीरे धीरे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो एफएसएच चलता जा रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता जा रहा है। यहाँ पर फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हो गया, यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बन गया है। क्या बन गया है यहाँ पर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यस, यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसकी जो थीका इंटरना होती है, इसकी थीका इंटरना से यहाँ पर सीक्रेट होने लगता है ईस्ट्रोजन। जैसे जैसे यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हम नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ग्राफियन फॉलिकल का इस जगह पर मैचुरेशन हुआ, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो सडनली बढ़ गया। तो ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ अमाउंट जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है टू दी एफएसएच। तो ईस्ट्रोजन ने पहले क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक किसको दिया, एफएसएच को। एफएसएच ने पीक अटेन कर लिया। कब पीक अटेन किया है, 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर एफएसएच ने पीक अटेन कर लिया है। जैसे ही एफएसएच ने पीक अटेन किया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इवेंट जो है वो फास्टन अप हो जाएंगे, और जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। क्लियर है? तो ये फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो गया, ठीक है, और लगातार ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी करता जा रहा है। ईस्ट्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन यहाँ पर इन एंडोमेट्रियम का, ये जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं इनका डेवलपमेंट करवा रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे फॉलिकल्स बनते जा रहे हैं वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिकल जब धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे तो ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ गया। ईस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक भेजा है एफएसएच को, बदले में एफएसएच ने इस फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा दिया है, ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है। क्लियर है? अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये एफएसएच के लेवल को नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, एफएसएच जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। साइमल्टेनियसली ये जो ईस्ट्रोजन है वो एलएच के लेवल को क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा, और एलएच जो है ड्यूरिंग द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक सर्ज अटेन कर लेगा, और सर्ज मतलब होता है अटेनिंग अ हायर पीक सडनली। एकदम से अगर कोई चीज हायर पीक अटेन करती है तो उसको बोला जाता है सर्ज लेना। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि ईस्ट्रोजन ने पहले अब एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक भेज दिया है, पॉजिटिव फीडबैक किसको भेजा है, एलएच को। एलएच ने सर्ज अटेन कर लिया, जैसे ही सर्ज अटेन होगा तो यहां पर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होने की वजह से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये यहां तक हमने कंप्लीट किया है फॉलिकुलर फेज। ठीक, अब टेक्स्ट हम इसका पढ़ लेंगे, पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो एलएच ने जैसे ही यहां पर पीक अटेन किया वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया। रैप्चर होने के बाद में इसमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। क्या बोला हमने इसे, ओव्यूलेशन। ठीक है, अब क्या होगा, हमने देखा था ओवरी के स्ट्रक्चर में ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ कवर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। पढ़ा था हमने, है ना। जो कॉर्पस ल्यूटियम है, हाँ एक चीज और मैं यहां बता दूं आपको एड ऑन में कि यहां जो हमने कहा है कि ईस्ट्रोजन के
रिस्पेक्ट में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां सिर्फ कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 4 मिलीमीटर। तो टोटल थिकनेस कितनी गेन करेगी एंडोमेट्रियम, टोटल थिकनेस ये गेन करती है 6 मिलीमीटर। ठीक है, यहां शेड ऑफ हो रही है तो क्या सारी शेड ऑफ हो जाएगी, नहीं बच्चों, सारी शेड ऑफ नहीं होगी, ये सिर्फ 6 मिलीमीटर से शेड ऑफ होकर कितने में बदलती है, 1 मिलीमीटर में बदलती है, मतलब पूरी एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। तो पहले ये 6 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर हुई, फिर ईस्ट्रोजन ने डेवलपमेंट करवाया तो 1 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर हुई। अभी बाकी है ना डेवलपमेंट इसका, अभी इसका 2 मिलीमीटर का डेवलपमेंट और बाकी है। कौन करवाएगा ये करवाएगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ खोखा कवर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, तो जो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है ये 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है। देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तब तक नहीं आया जब तक कॉर्पस ल्यूटियम फ्रेम में नहीं आया। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फ्रेम में आएगा, देखा प्रोजेस्टेरॉन ने यहाँ पर धीरे धीरे से पीक को अटेन करना चालू कर दिया है। क्लियर है। साथ ही एक चीज और हम नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जो प्रोजेस्टेरॉन तो जो है वो तो बढ़ ही रहा है, पर इसके साथ साथ में ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो भी बढ़ रहा है। डिफरेंस क्या है, ईस्ट्रोजन का जो पहला पीक आया था ये स्टीप पीक आया था, स्टीप मतलब थोड़े समय के लिए ये हायर हुआ था। यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन का दूसरा पीक आ रहा है ये ब्रॉडर पीक आ रहा है, मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ ज्यादा समय तक रहेगा। और अगर अपन प्रोजेस्टेरॉन का यहां पर देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक जो है वो ईस्ट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, ये हम समझ गए हैं। कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, ये भी हम समझ गए हैं, पर ज्यादा सिक्रीशन किसका करता है, प्रोजेस्टेरॉन का। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का पीक थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर और थोड़ा ज्यादा स्टीपर आया है, लंबा आया है। क्लियर है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है। ज्यादा सिक्रीशन किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, डेवलप करके रख रहा है, इसको मेंटेन करके रख रहा है, एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा है, ये मेंटेन करके रख रहा है कि जितनी बनी हुई है उतनी को अपन मेंटेन कर लें। ईस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, यहां पर आकर जो 4 मिलीमीटर तक का यहाँ डेवलपमेंट हुआ था उसको बढ़ा बढ़ा के कितना कर दिया, 6 मिलीमीटर। मैं तो पूरी एंडोमेट्रियम बना के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन ने क्या किया, 4 मिलीमीटर से उसका 6 मिलीमीटर 6.5 मिलीमीटर तक की ग्रोथ करवा देता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करने आ रहा है, यहाँ मेंटेन करवा रहा है कि जितनी बन गई है उतने को मैं मेंटेन करके रख लू। क्लियर है। अब ये घटनाएं कब तक चलती रहेंगी, तब तक चलती रहेंगी जब तक LH का लेवल ड्रॉप डाउन नहीं होता। यहां देख पा रहे हैं अपन कि LH का लेवल जब तक चलता जा रहा है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है तब तक यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो रहा है। यहां देखेंगे जैसे ही LH ड्रॉप डाउन हुआ, LH ड्रॉप डाउन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना चालू हो गया। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन विल मेंटेन दी कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। तो जब तक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम है, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरॉन है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड है। क्लियर। जैसे ही LH का लेवल ड्रॉप डाउन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका रिग्रेशन डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही उसका डिजनरेशन स्टार्ट होगा, प्रोजेस्टेरॉन इज विथड्रॉड इनटू द बॉडी, प्रोजेस्टेरॉन खत्म। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन खत्म, यहां देखिए ये जो एंडोमेट्रियम है इसका शेड ऑफ फिर से चालू हो गया और यहां पर नेक्स्ट वाली साइकिल का फर्स्ट डे जो है वो अपीयर हो गया है। क्लियर है बच्चों। तो ये है हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, चलो एक बार हम इसे इसके साथ में स्टडी करते हैं। The menstrual phase is followed by the follicular phase. ठीक है, menstrual phase के बाद में फिर कौन सा वाला phase आता है, follicular phase आता है। During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become the fully mature graphene follicle. नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट वाला फेज है वो कौन सा है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी और वो फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होकर ग्रोथ करके मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की वो रिजनरेट होने लगेगी थ्रू दी प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोलिफरेशन होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो भी ग्रोथ करती जाएगी। जैसे जैसे प्रोलिफरेशन होता जाएगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रोथ करती जाएगी। क्यों कर रही है एंडोमेट्रियम ग्रोथ,
एंडोमेट्रियम ग्रोथ कर रही है क्योंकि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, दीज चेंजेस in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones. पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, एफएसएच और एलएच। ओवरी से आने वाले हार्मोन कौन से हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स जो है उनके लेवल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसलिए ये सारे चेंजेस बॉडी में दिखाई देते हैं। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ, अब किसका सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पर, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स यानी कि कौन से गोनाडोट्रोफिन्स है इसमें, एफएसएच और एलएच। तो गोनाडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन हो रहा है दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज and stimulates follicular development as well as the secretion of the estrogen by the growing follicles। ये मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है तब एफएसएच का लेवल धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा, और फॉलिकुलर फेज में जब एफएसएच ने स्टिमुलेट कर दिया है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, तो एक बार स्टिमुलेशन हो गया तो वो अपना डेवलपमेंट तो करते ही जाएंगे। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, मैचुरेशन, और साथ साथ में फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, फॉलिकल्स आर दी सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन, तो वो यहाँ पर क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कर रहे हैं। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द साइकिल। एफएसएच का पीक पर थोड़ा सा पहले आता है एज कंपेयर टू द एलएच। ठीक, rapid secretion of LH leading to the maximum level during the mid cycle called as LH surge। LH surge क्या कहा जाता है, mid of the cycle में जब LH एकदम से peak attain कर लेता है, that is called as the LH surge which induces the Graafian follicle rupture and thereby release of ovum from the ovary। तो जैसे ही LH surge आता है तो LH surge के आने के बाद में Graafian follicle rupture हो जाता है, उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte के बाहर आने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। फिर ओव्यूलेशन के बाद में कौन सा फेज आएगा, ओव्यूलेटरी फेज के बाद में आएगा ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच The remaining part of the Graafian follicle transforms as the corpus luteum। तो जो Graafian follicle का बचा हुआ हिस्सा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, corpus luteum में। Corpus luteum secretes large amount of progesterone, very very important, which is essential for maintenance of the endometrium। तो corpus luteum जो है वो progesterone secrete करता है जो endometrium को maintain करने के लिए responsible है। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। क्यों मेंटेन करना है एंडोमेट्रियम को, क्योंकि फीमेल बॉडी को थोड़ी पता है कि किस समय पर स्पर्म का अराइवल हो जाएगा। तो फीमेल बॉडी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर हर बार अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। क्लियर है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम जब तक बॉडी में प्रेजेंट रहेगी तब तक इम्प्लांटेशन होने की संभावना है। और इम्प्लांटेशन कब होगा, जब जाइगोट बनेगा। जाइगोट कब बनेगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी। तो अगर बाय चांस स्पर्म की एंट्री हो जाती है ड्यूरिंग द क्वाइटस, तो अगर एंट्री होगी तो बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन। क्लियर, तो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है कि एंडोमेट्रियम को एक सर्टेन थिकनेस तक मेंटेन करके रखना है। और कौन मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करेगा। देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, और ये हमने पढ़ा था केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। क्लियर है, प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, चले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के समय पर सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाएंगे, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, नो ब्लीडिंग, नो मेंस्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म की एंट्री बॉडी में नहीं हुई है, तो कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट हो जाएगा। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, और इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपीयर हो जाएगी, मार्किंग अ न्यू साइकिल। In human beings, the menstruation cycle ceases around the 50 years. Menstruation cycle 50 years of age में stop हो जाती है। That is called as menopause, और उसको क्या कहा जाता है, menopause। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause। तो जो ये जो cyclic menstruation होता है, ये reproductive phase के इंडिकेटर है कि बॉडी जो है वो अभी हेल्दी है, रिप्रोडक्टिव है। और ये जो रिप्रोडक्टिव एज है दैट वेरीज बिटवीन दी मिनार्की टू मीनोपॉज। कब तक चलती है ये, मिनार्की से लेकर मीनोपॉज तक किसी भी महिला का रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो चलता है। क्लियर,
अब एक चीज और हमारी एनसीईआरटी कहती है अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। देखें इसे हम जरा। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 years as per the requirement। तो जितना अमाउंट में बॉडी से ब्लीडिंग होता है उतने अमाउंट में हमें या फिर उसके अकॉर्डिंग हमें जो सैनिटरी नैपकिन्स होती है या फिर जो पैड्स होते हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम चेंज करना जरूरी होता है। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग इट यूजिंग अ पेपर और टिश्यू। Do not throw the used napkins in the drain pipe or toilets or in the open area. After handling the napkin, wash hands with the soap. So ये कुछ menstrual hygiene के points हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। क्लियर है? ठीक। चलिए, तो आज हम लोगों ने menstruation cycle तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। टिल देन रिवीजन कीजिए एंड गुड लक।